अच्छा जी, एटीपी का जो पेपर है इट इज ऑफ 1 आवर फॉर 40 मार्क्स। ठीक है, 1 घंटे का पेपर हो गया, अभी ये 40 मार्क्स का है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आज की क्लास में हम वो डिस्कस करेंगे, जो हमें मेन चीजें पता होनी चाहिए कि कौन कौन से चैप्टर्स को हमने दोबारा से रिकॉल करना है, याद रखना है, और उन चैप्टर्स में भी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें सही से थॉरली रिवाइज करनी है बिफोर सॉल्विंग एटीपी पेपर्स। तो देखो, आपके पास जितने भी अपैरेटसेस हैं, जैसे एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री का जो हैंडआउट है उसमें फर्स्ट पेज पे, सेकंड पेज पे, थर्ड पेज पे कुछ अपैरेटसेस की डायग्राम बनी हुई है। तो वो सारे अपैरेटस आपको पता होने चाहिए। उनकी लेबलिंग के लिए भी आ सकते हैं वो अपैरेटस आपके पास, और बनाने के लिए भी आ सकते हैं। बनाने के लिए तो कुछ कॉमन अपैरेटस आते हैं, लाइक कॉनिकल फ्लास्क हो गया, वो अपैरेटस अरेंजमेंट बनाने के लिए, डिलीवरी ट्यूब हो गई, एटसेट्रा। अदरवाइज इन सारे अपैरेटस के आपको नाम पता होने चाहिए, जैसे बीकर किस काम के लिए यूज होता है, और अगर बस, और इसके अलावा मेजरिंग सिलेंडर किस काम के लिए यूज होता है, कॉनिकल फ्लास्क, राउंड बॉटम फ्लास्क, वॉल्यूमेट्रिक पिपेट। हम जो है ये ऑलरेडी क्योंकि थ्योरी के पेपर के लिए पढ़ चुके हैं एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री में, तो उसको हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे कि कौन सा अपैरेटस किस काम के लिए यूज होता है। आपको बस मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपको कौन कौन सी चीजें जो आपने पेपर 2 के लिए पढ़ी थी वो एटीपी के लिए स्पेसिफिकली रिकॉल करके जानी है। तो ये सारे अपैरेटसेस आपको कहाँ मिलेंगे? एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री का जो हैंडआउट है उसके थर्ड फोर्थ पेज से ये स्टार्ट हो रहे हैं, और इसमें आपने जितने भी अपैरेटसेस हैं इनके बारे में आपको दोबारा से रिकॉल करना है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का काम क्या होता है? डाइल्यूशन के लिए यूज करते हैं। ब्यूरेट क्या होता है? ड्रॉप वाइज एडिशन के लिए यूज करते हैं। और इसकी रीडिंग किस तरह से करते हैं? 0.1 डेसिमल पेज तक इसकी रीडिंग रीड आउट की जाती है, और लिखी भी 0.1 डेसिमल पेज तक लिखी जाती है। इसी तरह टेस्ट ट्यूब का पर्पस क्या है, किस तरह की होती है? बॉयलिंग ट्यूब का पर्पस क्या है? गैस सिरिंज कलेक्शन फॉर गैसेस के लिए यूज करते हैं, वॉल्यूम अगर गैस का मेजर करना हो। बंसन बर्नर, और ये सारे कॉमनली यूज्ड अपैरेटसेस हैं। अगर हम गैस सिरिंज की बात करें तो गैस सिरिंज जो है ना वो वॉल्यूम ऑफ गैस मेजर करने के लिए यूज होती है। दिस इज यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ गैस। इसी तरह अगर हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस की बात करें या वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स की बात करें, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स अगर आपको मेजर करना है तो उसके लिए वी हैव 3 सेट्स ऑफ अपैरेटसेस। दैट इज नंबर 1 इज मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर जो है वो 2 सेंटीमीटर क्यूब का लीस्ट काउंट तक वैल्यू मेजर कर सकते हैं। मतलब क्या मतलब है इस बात का? Let me show you मेजरिंग सिलेंडर। हमारे पास जैसे 10 सेंटीमीटर क्यूब और 20 सेंटीमीटर क्यूब के बीच में जो डिविजन दी हुई है वो टोटल 5 डिविजन दी हुई है, 1 2 3 4 5। तो ईच डिवीजन रिप्रेजेंट्स 2 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, अब ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि सारे मेजरिंग स्टैंडर्ड जो है वो 2 सेंटीमीटर क्यूब के लिस्ट काउंट पे मेजर करेंगे। ऐसे भी मेजरिंग स्टैंडर्ड हो सकते हैं जो 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिस्ट काउंट पे मेजर करें। आपके पास अगर डायग्राम गिवन होगी और लेट्स से हमारा जो मेनिस्कस है वो इस लेवल तक है, तो आपने जो है ना ये रीड करके डिसाइड करना है। जो मेनिस्कस बना हुआ होता है उसमें से कलरलेस लिक्विड के लिए हम लोअर मेनिस्कस रीड आउट करते हैं। जो जिस मार्किंग पे लोअर मेनिस्कस कोइंसाइड कर रहा होगा वहां से हम लोग जो है ना वो रीडिंग रीड आउट करते हैं। ठीक है, और किसी भी अपैरेटस में जब हम रीडिंग रीड करते हैं तो वी हैव टू मेक श्योर दैट आवर लाइन ऑफ साइट इज परपेंडिकुलर टू द मार्किंग्स, अदरवाइज वी विल गेट पैरेलक्स एरर। ठीक है, ये आपने ऑब्वियसली फिजिक्स में भी सुना होगा। यहाँ पे केमिस्ट्री में तो एज सच इस तरह का कभी उसने पूछा नहीं है कि लाइन ऑफ साइट का एरर, बट स्टिल ये पता होना चाहिए। दूसरी बात, हमारे पास मेजरिंग वॉल्यूम्स के लिए जो apparatus यूज होता है वो पिपेट यूज होता है। पिपेट का काम क्या है? टू मेजर फिक्स्ड वॉल्यूम। इसको हम वॉल्यूमेट्रिक पिपेट भी कहते हैं और सिर्फ पिपेट भी कहते हैं। ये क्या करता है? फिक्स्ड वॉल्यूम मेजर करेगा, एज 50 सेंटीमीटर क्यूब और 25 सेंटीमीटर क्यूब, डिपेंड करता है कि कौन सी वॉल्यूम का पिपेट अवेलेबल है आपके पास। और दूसरा ये कि ये वेरिएबल वॉल्यूम मेजर नहीं कर सकता, लेकिन ये हाईली एक्यूरेट है मेजरिंग सिलेंडर से बहुत ज्यादा। अगर मेजरिंग सिलेंडर, अगर आपको थोड़ी अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम मेजर करनी है तो यू कैन यूज मेजरिंग सिलेंडर। फॉर एक्यूरेसी यू नीड पिपेट। ठीक है, इसके अलावा इससे भी ज्यादा एक्यूरेट जो अपैरेटस है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड या सोल्यूशन मेजर करने के लिए, वो ब्यूरेट है। अच्छा, पिपेट फिक्स्ड वॉल्यूम मेजर कर रहा है, एक्यूरेट तो वो भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हमें 22.5 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम मेजर करना है तो वी कैन नॉट यूज पिपेट फॉर दैट।
In order to measure the variable volume, we have burette. Burette is most highly accurate piece of apparatus that is available in the chemistry laboratory for measuring solutions or liquids. और आपके पास it least count is 0.1 centimeter cube. For example, if in a burette आपके पास जैसे ये burette की यहाँ पे डायग्राम दी हुई है, if you read out this reading, तो दिस इज अच्छा ये नीचे से ऊपर से जब नीचे जाते हैं ना तो ये इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो बल्कि 29 से भी ऊपर आ रहा है। देखो ये वाली रीडिंग देखें और ये ऊपर वाली रीडिंग देखें तो ये आ रही है 28.8 और इसके नीचे है 28.9 और इसके नीचे फिर देन इट इज 29। तो ये 28.8 और 28.9 के बीच में हमारा मेनिस्कस आ रहा है ना, तो इसको जब हम रीड आउट करेंगे तो डेट वुड बी 28.85। So all in all, burette can measure up to 0.2 decimal places. That's why it is the most highly accurate apparatus available to measure the volume of solution or liquids. तो अगर वो पूछे तो वो burette है। क्लियर है यहाँ तक बात? कोई सवाल? इसी तरह और कौन कौन से apparatus हैं हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के थोड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके साथ हम ज्यादा डील कर रहे होते हैं। पिपेट को फिल करने के लिए हम लोग सेफ्टी बल्ब या सक्शन बल्ब यूज करते हैं। अदरवाइज अगर हम माउथ से सक्शन करेंगे तो इट में एंटर इनटू योर माउथ। अगर आप एसिड सक कर रहे हो तो इट इज कोरोसिव, तो वो आपको पता है कि वो हेल्थ हैजर्ड है। अच्छा, बंसन बर्नर का काम क्या होता है? बंसन बर्नर जो है वो हीटिंग पर्पसेस के लिए यूज होता है। और जब भी बंसन बर्नर का क्वेश्चन आता है तो इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? देखो, हीटिंग करने के लिए ना किसी भी चीज को मैं एक जनरलाइज चीजें बता देता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं रिगार्डिंग हीटिंग। देखो, जब आप हीटिंग करते हो तो वो हम करते हैं बंसन बर्नर से। अब बंसन बर्नर की फ्लेम इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। अगर उस पर लिखा हुआ है अगर आपने बहुत स्ट्रॉन्ग हीटिंग करनी है तो उसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग फ्लेम या स्ट्रॉन्ग हीट, जब बहुत ज्यादा तेज हुआ हुआ होता है फ्लेम। ठीक है, और अगर आपने हल्की सी हीटिंग करनी है तो उसको हम कहते हैं जेंटल हीटिंग। सही है। स्ट्रॉन्ग फ्लेम या स्ट्रॉन्ग हीट करने के लिए जो फ्लेम का हम हॉट फ्लेम भी कह सकते हैं इसको, और समटाइम्स इट इज आल्सो नोन एज रोरिंग फ्लेम। अब रोरिंग फ्लेम, ये सारे एक ही चीजों के नाम है। अच्छा, हम जब भी किसी भी सॉलिड को हीट करते हैं ना तो उसको हम हमेशा जेंटल हीट करते हैं। ठीक है, फॉर एनी सॉलिड heated we always gentle heat। और उसका रीजन क्या होता है? अगर हम जेंटल हीट नहीं करेंगे तो सॉलिड जो है ना वो उसके पाउडर्ड फॉर्म में या टुकड़े उसके लम्स है तो वो उड़ उड़ के बाहर निकल सकते हैं, बस इट में स्पिट आउट, स्पिटिंग हो सकती है उसकी। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास और अगर किसी सोल्यूशन को हीट कर रहे हैं तो उसको भी हम जेंटल हीट पे करते हैं, इनिशियली हीटिंग। अच्छा, उसके अलावा एक प्रॉब्लम और होता है अगर मैं स्ट्रॉन्ग हीटिंग यूज कर रहा हूँ तो स्ट्रॉन्ग हीट का प्रॉब्लम ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास राइट पीस ऑफ अपैरेटस नहीं है हीटिंग करने के लिए, क्योंकि यूजुअली अगर हम हीटिंग कर रहे होते हैं तो अपैरेटस जो हम ले रहे होते हैं फॉर हीटिंग वो या तो क्रूसिबल होगा, अपैरेटस फॉर हीटिंग। अगर किसी सॉलिड को हीट कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग क्रूसिबल लेते हैं। और अगर किसी सोल्यूशन को हीट करना है, इवापोरेट करना है, तो उसके लिए हम लोग इवापोरेटिंग डिश लेते हैं। वो जो सॉल्ट प्रिपरेशन एंड सेपरेशन में हमने देखा था ना, सॉल्युबल सॉल्ट की सेपरेशन के लिए वी हीट अंटिल सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अचीव, तो वो हम इवापोरेटिंग डिश में कर रहे होते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा अगर हमारे पास लेट्स से कोई लिक्विड है, इसको अगर हीट करना है तो लिक्विड की हीटिंग हम जो है वो इवापोरेटिंग डिश में नहीं कर सकते। अब क्योंकि कुछ लिक्विड्स होते हैं जिनको हमें बॉइलिंग ट्यूब में या टेस्ट ट्यूब में डाल के टेस्ट करना होता है, तो हम बॉइलिंग ट्यूब या टेस्ट ट्यूब लेते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि बॉइलिंग ट्यूब और टेस्ट ट्यूब में अगर हमने ना एकदम से स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर दी
तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग से क्या होगा, जो ग्लास है उसका वो क्रैक हो सकता है। तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग में क्रैक द ग्लास और ब्रेक द ग्लास। इसलिए हम लोगों की कोशिश होती है कि जब भी वो क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि हीटिंग किस तरह की जाए, या अगर वो ये कहे कि स्ट्रॉन्ग हीटिंग क्यों अवॉइड करनी चाहिए, तो आप ये लिख सकते हो, अगर कोई ग्लास ट्यूब आप यूज कर रहे हो तो वो आपकी क्या कहते हैं ग्लास को क्रैक कर सकता है। और अगर किसी सॉलिड को हीट कर रहे हो, क्रूसिबल तो हाई टेम्परेचर विथस्टैंड करती है, तो क्रूसिबल तो जो है वो क्रैक नहीं होगी, लेकिन क्रूसिबल में जो सॉलिड है वो स्पिट आउट करके बाहर आ सकता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हीटिंग हम लोग, अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जो कि फ्लेमेबल है, ठीक है, फॉर फ्लेमेबल लिक्विड्स यूजुअली जो आपका अल्कोहल वगैरह है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको हीट कर रहे हैं। फ्लेमेबल मतलब जो आग पकड़ लेता है, इजी जलता है, तो उसकी हीटिंग को हम लोग ना डायरेक्ट फ्लेम पे नहीं करते। फ्लेमेबल लिक्विड्स आर नॉट हीटेड बाय नेकेड फ्लेम। अब नेकेड फ्लेम का क्या मतलब है, नहीं, फ्लेमेबल सॉलिड, देखो कोई सॉलिड अगर फ्लेमेबल है ना, तो वो कोयला है। अब कोयले को अगर आग पे भी रख दो, वो सॉलिड है जो कि फ्लेमेबल है, तो इट वोंट कैच फायर, इट वोंट बी डेंजरस फॉर यू। हाउएवर इफ यू हैव एन अल्कोहल और पेट्रोल, और उसको अगर आप हीट कर रहे हो और अगर वो आग पकड़ लेता है, तो वो फिर डेंजरस है। अच्छा, अब हम करते क्या हैं, अगर मुझे पास फॉर एग्जांपल एक बॉइलिंग ट्यूब में अल्कोहल है, उसको हीट करना है, जैसे अल्कोहल का अभी तो हमने रिएक्शन देखा है ना, मेरे पास एक अल्कोहल है इथेनॉल, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना, उसको ऑक्सीडाइज करके ताकि कार्बोक्सिलिक एसिड बना सके। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं उसको डायरेक्टली बंसन बर्नर के फ्लेम पे टच करूंगा, तो ये अल्कोहल आग पकड़ सकता है। मुझे आग नहीं लगानी है, इसको मुझे वार्म करना है, स्लो हीटिंग करनी है। लेकिन अगर मैं फ्लेम उसका यूज करूंगा तो वो खतरनाक है। तो उसको हीट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वाटर बाथ। अब वाटर बाथ क्या होता है, हम लोग उसको डायरेक्टली जो है ना फ्लेम से टच नहीं होने देते ट्यूब को। हम क्या करते हैं, इस ट्यूब को हम लोग एक बीकर में डिप कर देते हैं, जिस बीकर के अंदर हमने वाटर भरा हुआ होता है, पानी भरा हुआ होता है। दिस इज नोन एज वाटर बाथ। और फिर हम इस वाटर को हीट करते हैं, बंसन बनने से वो वाटर गर्म होता है और फिर वो हीट एनर्जी ट्रांसफर करता है आपका इस टेस्ट ट्यूब या बॉइलिंग ट्यूब के अंदर अल्कोहल का। या फिर उसको हम एक और काम ये कर सकते हैं, हम लोग फ्लेम यूज करने के बजाय हीट इट ऑन अ हॉट प्लेट। हॉट प्लेट जो इलेक्ट्रिक प्लेट होती है जिसमें फ्लेम नहीं होता, वो रेजिस्टिव वायर होते हैं, जैसे आपने घरों में वो इलेक्ट्रिक स्टोव देखे होंगे, उसकी बात कर रहे हैं। तो वो हॉट प्लेट के ऊपर रख के हम इसको हीट कर सकते हैं। सही है। तो ये क्वेश्चंस है जो यूजुअली बनते हैं या बन सकते हैं रिगार्डिंग आपका हीटिंग। आगे बढ़े। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास बंसन बर्नर तो हीटिंग के लिए यूज हो रहा है ना, उसके अलावा अगर हमारे पास कोई बीकर है जिसको हमें हीट करना है, या किसी भी अपैरेटस को हीट करना है, तो मैं उसको हाथ नीचे जो है वो हम लोग बंसन बर्नर रखते हैं इस तरह से, लाइक दिस। तो अब ट्राइपॉड के ऊपर, ट्राइपॉड जो होता है ना उसके बीच में होल होता है, ट्रायंगुलर होल, तो उसके ऊपर हम गेज रखते हैं। वो गेज क्या होती है, जाली होती है जिसके ऊपर आप बीकर रख सकते हो। लेकिन अगर क्रूसिबल को आपको यूज करना होता है ना ट्राइपॉड के ऊपर, तो क्रूसिबल के लिए हम लोग जो है वो पाइप क्ले ट्राइंगल रखते हैं। दिस इज नोन एज पाइप क्ले ट्रायंगल। ये तीन पाइप को मिला के जो है वो एक वो बना हुआ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घरों में जो स्टोव है,
उसमें जो स्टोव है उसके ऊपर तो डायरेक्ट कोई चीज नहीं रखते हो ना, उसके ऊपर एक फ्रेम रखा हुआ होता है, उस फ्रेम के ऊपर आप अपने यूटेंसिल्स रखते हो। इसी तरह यहाँ पर भी ऐसा ही है। फ्लेमेबल लिक्विड में अल्कोहल भी हो सकता है, कोई और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकता है, एल्केन्स भी हो सकते हैं, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन। तो एल्कीन भी हो सकता है, एल्कीन भी फ्लेमेबल है, कंबशन रिएक्शन होता है उसका। ठीक है। हॉट प्लेट इलेक्ट्रिक प्लेट होती है यार, वो आपका जो इलेक्ट्रिक चूल्हे होते हैं ना, वो वाला सिस्टम है। हॉट प्लेट नाम याद रखो। अच्छा, इसके अलावा आपके पास और क्या एक्सपेक्टेड है आपसे एटीपी के लिए पढ़ना? ये तो मैं वो चीजें बता रहा हूँ जो कि आपको याद रखनी है ना। और कौन कौन सा? इन कॉमन अपैरेटसेस के बाद आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि वॉल्यूम, अभी इसकी तो हमारी बात हो गई कि वॉल्यूम कैसे हम मेजर करेंगे, किन अपैरेटसेस से मेजर करेंगे। मोल्स जो है अच्छा, मासेस हम सॉरी, मास जो हम मेजर करते हैं वो हम मेजर करते हैं मेजरिंग बैलेंस से या वेइंग बैलेंस से, या टॉप पेन बैलेंस भी कहते हैं इसको। टेम्परेचर हम थर्मोमीटर से मेजर करेंगे, टाइम आपको पता है स्टॉप वॉच से मेजर करेंगे, और लेंथ जो है वो स्केल से या मीटर रूल से मेजर करते हैं। अच्छा जी। लिक्विड की स्ट्रॉन्ग हीटिंग हम अगर करनी है तो हम उसको बीकर ही लेंगे या बॉइलिंग ट्यूब भी लेंगे, लेकिन हम स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे नहीं, वो क्रैक करने के चांस होते हैं उसके, इसलिए हम करते ही नहीं है स्ट्रॉन्ग हीटिंग लैब के अंदर। तो हम लैब के रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, डेली लाइफ के रिस्पेक्ट से बात नहीं कर रहे हैं इसको, ठीक है। मोल्स, बिलाल मोल्स का क्या कह रहे हो? मोल्स कहाँ से आ गया बीच में? अच्छा, रेट ऑफ अ रिएक्शन मेजर करने के लिए आपका जो चैप्टर है ना रेट ऑफ अ रिएक्शन वाला, उसमें से आपको क्या रिकॉल करना है? रेट ऑफ अ रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं, दो मेथड पढ़े थे, चेंज इन मास मेथड या चेंज इन वॉल्यूम मेथड। तो चेंज इन मास मेथड के लिए हमने एक वो बनाया था अपैरेटस, और एक बनाया था हमने चेंज इन वॉल्यूम मेथड के लिए। तो वो दोनों अपैरेटस रिकॉल कर लेना, उनकी लेबलिंग रिकॉल कर लेना। जैसे चेंज इन मास मेथड के लिए हमने मास बैलेंस रखा था, और मास बैलेंस पे हमने कॉनिकल फ्लास्क रखा था। उस कॉनिकल फ्लास्क के माउथ पे हमने कॉटन वूल लगाई थी, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बनती है वो रिलीज हो जाती है, तो मास डिक्रीज होता है उसमें से। तो कॉनिकल फ्लास्क, मास बैलेंस एक्सेट्रा। इसके अलावा अगर चेंज इन वॉल्यूम मेथड वाला अपैरेटस रिकॉल करें तो उसमें क्या था? हमारे पास एक कॉनिकल फ्लास्क था, उस कॉनिकल फ्लास्क में हमने डिलीवरी ट्यूब लगाई थी, जो ट्यूब है इसको हम डिलीवरी ट्यूब कहते हैं, और इसके साथ हमने कनेक्ट की थी गैस सिरिंज। ठीक है। तो ये और ये जो सील हम इसको कैसे करते हैं, रबर बंग लगा देते हैं डिलीवरी ट्यूब को कॉनिकल फ्लास्क के साथ। एंड दिस इज कॉनिकल फ्लास्क, और दिस इज गैस सिरिंज। ठीक है, तो ये आपने रिकॉल करना है रेट ऑफ रिएक्शन से। वाटर बाद में डाल के ही हीट करते हैं ना उरूज, वाटर बाद में डाल के ही हीट करेंगे फ्लेमेबल लिक्विड, तो वही तो बता रहा था। ठीक है, चले आगे। while हीटिंग ट्यूब में मेटल वूल, कॉटन वूल में जो है ना वो गैप्स होते हैं, एयर गैप्स होते हैं, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास हो जाती है। और वो जो मेटल वूल हम डालते हैं अक्सर हीटिंग करने के लिए, तो वो तो किसी क्वेश्चन में उसने डाला हुआ था। तो वो इसलिए ताकि वो गैस लिक्विड जो है वो उसके क्या कहते हैं, वो जो बबल्स बनते हैं या वो स्प्लैश करने की कोशिश करता है वो ना हो, लेकिन वो क्वेश्चन स्पेसिफिक आपके पास कॉन्सेप्ट है। आयशा एएस की क्लास ना 5 बजे स्टार्ट करेंगे, ये ओ लेवल की थोड़ी लेट हो गई थी आज। आयशा अभी करेंगे वाली बात, गैस कलेक्शन की। अच्छा जी।
रेट ऑफ रिएक्शन में आपको मैंने बता दिया क्या रिकॉल करना है। सॉल्ट प्रिपरेशन में जितना आपने पेपर 2 के लिए पढ़ा है वो सब कुछ रिकॉल करना है। सॉल्युबल सॉल्ट कैसे बनते हैं, इनसॉल्युबल सॉल्ट्स कैसे बनते हैं और उनकी सेपरेशन कैसे होती है। वो क्वेश्चन जैसे पेपर 2 का है वैसे ही पेपर 4 में भी बन सकता है। फिल्ट्रेशन कैसे करते हैं, फिल्ट्रेशन करने के लिए कौन कौन से अपैरेटसेस हमें रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे हमारे पास एक कॉनिकल फ्लास्क है, इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर जो है हम लोग एक फिल्टर फनल डालते हैं और इस फिल्टर फनल में दिस इज कॉनिकल फ्लास्क और इसके ऊपर हम लगाते हैं एक फिल्टर फनल। और फिल्टर फनल के ऊपर हम लगा देते हैं फिल्टर पेपर और फिल्टर पेपर में जब हम सोल्यूशन डालते हैं तो जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं दे आर इट पासेस थ्रू द फिल्टर पेपर एज अ फिल्ट्रेट। अच्छा अब देखो स्पेसिमेन पेपर जो हमने किया था उसमें हमने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्शन के लिए उन्होंने डायग्राम नहीं मांगी हुई थी बल्कि वर्डिंग्स में बताया हुआ था कि आपने ये लिखकर बताओ। ठीक है। अच्छा अब उसमें देखो आपने अब जो भी अपैरेटसेस आपको दिखे ना जब क्वेश्चन कर रहे हो पास पेपर्स के, तो डायग्राम को देख के एक बार अपने पास ब्रेनस्टॉर्म कर लेना कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करना है और वो ये कहे कि बस लिख के बताओ कि फिल्ट्रेशन कैसे करनी है, तो उसके लिए फिर आप अपने पास बस माइंड में ब्रेनस्टॉर्म कर लेना पीसेस ऑफ अपैरेटस। तो आपको पता ही है जैसे फॉर एग्जांपल इन ऑर्डर टू परफॉर्म फिल्ट्रेशन we need a conical flask and put a filter funnel on the mouth of a conical flask, put a piece of filter paper on a filter funnel, pass the solution through the filter paper. The insoluble particles are stopped as a residue and the soluble solution is passed as a filtrate. ठीक है, इस तरह से अपने माइंड में ब्रेनस्टॉर्म करके जाना, मतलब जो भी अपैरेटसेस आए ताकि एग्जाम में अगर कोई लिखने के लिए आए तो आपके पास पता हो। बाकी कलेक्शन ऑफ गैसेस के अभी क्या क्या मेथड्स हैं, किस किस तरह से गैसेस कलेक्ट की जा सकती हैं, वो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। उरूज वो कॉटन वूल जो क्रैकिंग के दौरान डालते हैं ना, वो क्रैक कॉटन वूल इसलिए ली थी उसके अंदर हमने एल्केन जो है वो लगाया था। अब अगर कोई एल्केन है जैसे पेट्रोलियम जेली है तो उसको निकालने के लिए हमने वो कॉटन वूल में अब्सॉर्ब किया था एल्केन, और कॉटन वूल इसलिए रखी थी अंदर। ठीक है, आगे क्रिस्टलाइजेशन कैसे होती है और क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है और आपको पता है soluble salt you have to heat the solution until saturated solution is achieved. Now then you have to leave this saturated solution on a piece of dry filter paper to cool it down for crystallization. ठीक है। और फिर सिंपल डिस्टिल क्रिस्टल जो बनता है वो बेसिकली हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है विद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या हाइड्रेटेड सॉल्ट्स हमने पेपर 2 के लिए अच्छा खासा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, वही है। फिर डिस्टिलेशन क्या होती है, सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो सिंपल डिस्टिलेशन में व्हेन वी हैव टू सेपरेट वाटर फ्रॉम अ सॉल्यूशन एंड वी नीड टू कलेक्ट वाटर बेसिकली, तो उसके लिए हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम कब करते हैं, when we have to separate two or more than two miscible liquid with different boiling points, तो उसके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं जो एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है पेपर 2 के लिए, वही एक बार रिकॉल कर लेना। क्रोमेटोग्राफी जो पेपर 2 के लिए पढ़ी है वो रिकॉल कर लेना। क्रोमेटोग्राफी इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है थोड़ी। अच्छा नाउ कमिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस जो है जितना पेपर 2 के लिए पढ़ा है उतना ही पेपर 4 में आ सकता है, उससे अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप भूल गए हो पेपर 2 के लिए तो वो एक दिन पहले ये सारे टॉपिक्स के नोट्स जो है वो रिवाइज कर लेना। इलेक्ट्रोलिसिस में एक चीज याद रखना, जब भी हम एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस स्पेसिफिकली करवा रहे होते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो बैटरी यूज करते हैं वो बैटरी एक करंट सप्लाई करती है ना, और उस करंट की वैल्यू जो होती है वो अगर हम बढ़ाएंगे, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी, करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो चार्ज की वैल्यू बढ़ती है। और जितना ज्यादा चार्ज बढ़ेगा मतलब उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। चार्ज बढ़ने से क्या होगा, जो मास ऑफ मेटल डिपॉजिट होता है कैथोड पे वो इंक्रीज हो जाएगा, या जो मास ऑफ एनोड है जो डिसॉल्व होता है वो ज्यादा डिसॉल्व होगा। सही है। तो इलेक्ट्रोलिसिस जितना पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से आपने पढ़ा था उतना ही रिकॉल कर लेना, इलेक्ट्रोलिसिस के भी क्वेश्चंस आते हैं। आगे बढ़े। नहीं, क्रिस्टलाइजेशन में बिलाल हीट टू ड्राइनेस कभी नहीं करते वरना क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। आपने हीट करना है टू सैचुरेटेड सोल्यूशन, then you have to leave this saturated solution to cool for crystallization, and it is usually done on a piece of filter paper. Filter paper पे रख दो, excess water will be absorbed by the filter paper and the
crystals will cool down to or solid will cool down to become crystals. उसके बाद हाँ, those crystals if it is a solid, of course crystals are formed from a soluble salt. तो उसके बाद you wash these crystals with organic solvent और organic solvent से wash करने के बाद you dry it in oven. As it is वही steps हैं जो पेपर 2 के लिए पढ़े हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ नया नहीं है उसमें. सही है. प्लानिंग के लिए और क्वेश्चन जो है हमारे पास वही कलेक्शन ऑफ गैसेस के ज्यादातर क्वेश्चन आ सकते हैं. टेस्ट फॉर गैसेस के क्वेश्चन आ सकते हैं, फ्लेम कलर का क्वेश्चन आ सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन का, वही सारे मैं बता रहा हूँ. अब जैसे रेट ऑफ रिएक्शन की जो अपैरेटस बनाया, फिल्ट्रेशन का बनाया, ये हमारे पास प्लानिंग का ही है. अच्छा देखो, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेसिफिकली वो चीजें बता रहा हूँ आज की क्लास में जो आपको पेपर 2 से रिकॉल करनी है, जो पेपर 4 पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है. हम कॉन्सेप्ट्स नहीं डिस्कस कर रहे हैं आज की क्लास में, ठीक है. फाइजा एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस में करंट वोल्टेज ज्यादा लोगे तो करंट ज्यादा होगा. ज्यादा करंट मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब ज्यादा रिडक्शन. ज्यादा रिडक्शन मतलब मेटल आयन विल गेट reduced over the cathode in greater amount, तो mass deposited at the cathode will increase. अच्छा जी, फिर उसके बाद आपने और क्या चीजें देखनी है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेटल आयंस, नॉन मेटल आयंस, मतलब कैटाइन और एनाइन एंड गैसेस. अब इसमें फ्लेम कलर्स भी इंक्लूड कर लो. अच्छा, फ्लेम कलर्स उसके बारे में कैसे फ्लेम टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो भी मैं लिखवाऊंगा, अगर आज की क्लास में नहीं तो नेक्स्ट क्लास में, लेकिन ये सारी चीजें हम करेंगे. टेस्ट फॉर कैटाइंस और एनाइंस, इन सबसे रिलेटेड जो है ना नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ टॉपिकल क्वेश्चंस भी करेंगे, कुछ इलेक्ट्रोलिसिस के क्वेश्चंस करवा दूंगा, कुछ रेट ऑफ रिएक्शन के, कुछ केमिकल एनर्जेटिक्स के. देखो जो चैप्टर्स हमारे पास इंपॉर्टेंट है ना एटीपी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री, रेट ऑफ रिएक्शन, केमिकल एनर्जेटिक्स जो कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक वाला है, उसमें नॉलेज इतनी नहीं लगेगी, एंडो एक्सो की ग्राफ लगेगा. उसके अलावा इलेक्ट्रोलिसिस से भी एटीपी के क्वेश्चन बनते रहे हैं, मेटल से भी बनते रहे हैं. और मेटल्स में जो क्वेश्चंस बनते हैं ना वो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल्स का बनता है, जिसमें मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव मेटल को. और नॉन मेटल्स में जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ हैलोजन है ना, जिसमें मोर रिएक्टिव हैलोजन डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव हैलाइड आयन को, ठीक है. तो वो वाले, क्योंकि ये क्यों एटीपी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ऑब्जर्वेशन आ जाती है. अगर मैं कहूँ कि हमारे पास कॉपर 2 सल्फेट सोल्यूशन है जो कि ब्लू कलर का है, और इसमें अगर मैं जिंक मेटल डालता हूँ, तो जिंक बीइंग अ मोर रिएक्टिव मेटल, इट डिस्प्लेसेस कॉपर 2 पॉजिटिव आयन फ्रॉम जिंक सल्फेट एंड फॉर्म्स, मतलब डिस्प्लेसेस कॉपर 2 पॉजिटिव आयन एंड बिकम जिंक सल्फेट, और कॉपर मेटल बन जाता है. तो कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस आर बेसिकली रिड्यूस्ड टू कॉपर मेटल. तो इसमें ऑब्जर्वेशन क्या है? ब्लू सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस और कॉपर मेटल जो है वो पिंक सॉलिड होता है, तो पिंक सॉलिड इज डिपॉजिटेड. आपको मैंने एक फाइल भेजी थी इंपॉर्टेंट कलर्स एंड टेस्ट की. अभी जो मैंने आपको एटीपी गाइडलाइंस के नाम से फाइल भेजी है ना, उसमें मैंने सब कुछ मर्ज कर दिया है. ये बातें जो अभी मैं बता रहा हूँ एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री का हैंडआउट नहीं है, वो अलग से देख लेना. और कुछ एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री की चीजें और हैं वो मैंने मर्ज कर दी है, और साथ में जो इम्पोर्टेंट कलर्स एंड टेस्ट का आपका हैंडआउट था वो मैंने मर्ज किया हुआ है, तो वो अभी भी इम्पोर्टेंट है. टेबल टेस्ट फॉर आयंस, कैटाइंस और फ्लेम कलर्स और टेस्ट फॉर गैसेस दिया हुआ होगा. अगर बिलाल तुमने स्पेसिमेन पेपर नहीं करा था हमारे साथ, तो उसकी जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो देख लेना, मैंने प्लेलिस्ट भी भेजी थी अभी. तो उस पे स्पेसिमेन पेपर का स्पेसिफिकली सबसे इम्पोर्टेंट अभी आपके पास स्पेसिमेन पेपर है. अच्छा, केमिकल टेस्ट फॉर वाटर, वही जो पेपर 2 के लिए पढ़ रहे थे, केमिस्ट्री ऑफ द एनवायरनमेंट में. वाटर टेस्ट करने के लिए आप या तो एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट यूज करोगे जो कि व्हाइट कलर का होता है, और जब ये वाटर के साथ कांटेक्ट में आता है तो ये ब्लू कलर का हो जाता है. तो व्हाइट टू ब्लू अगर सोल्यूशन हो रहा है कॉपर सल्फेट, इट मींस कि वो वाटर प्रेजेंट है. इसी तरह कोबाल्ट क्लोराइड जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, और वाटर के साथ कांटेक्ट में आने पे ये पिंक कलर का हो जाता है. तो ये भी एज अ टेस्ट फॉर वाटर यूज होता है. सही है. इसी तरह टेस्ट ट्यूब रिएक्शंस ऑफ डाइल्यूट एसिड्स इंक्लूडिंग इथेनोइक एसिड. देखो किसी भी एसिड को टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें हम लोग डालते हैं किसी मेटल कार्बोनेट को, लाइक सोडियम कार्बोनेट डाल देंगे या कैल्शियम कार्बोनेट डाल देंगे,
तो जब भी किसी एसिड में मेटल कार्बोनेट डालते हैं तो प्रोडक्ट में सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है तो वो फिजिंग होती है, बबल्स निकलते हैं या एफरवेसेंस निकलते हैं उसके। तो उससे हमें पता लग जाता है कि ये इसमें जो सोल्यूशन है वो बेसिकली एसिड है। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट जो हमने पढ़े हैं, दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 और रिड्यूसिंग एजेंट एक्वस पोटेशियम आयोडाइड। इनके कलर चेंजेस। और एक बात याद रखना, अगर मुझे कभी भी किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को टेस्ट करना है तो उसमें मैं रिड्यूसिंग एजेंट डाल दूंगा, रिड्यूसिंग एजेंट को टेस्ट करना है तो उसमें मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डाल दूंगा। इसी तरह हीटिंग कर्व, कूलिंग कर्व जो हमने अभी पेपर 2 के लिए क्लास में डिस्कस किए थे, वही एज इट इज आपको पता होना चाहिए। कूलिंग कर्व एक बार दोबारा बना के देख लेना। पेपर 2 के लिए जो हमने बिल्कुल लास्ट क्लास की थी ना एग्जाम से एक दिन पहले, उसमें डिस्कस किए थे वही चीज है। टाइट्रेशन भी हमने डिस्कस की हुई है आपके पास सब यूनिट से, जब आप ड्रॉप वाइज एडिशन करते हो इनटू अ कॉनिकल फ्लास्क इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज एनी एसिड जिसमें कलर चेंज हो रहा होता है इंडिकेटर की वजह से। तो टाइट्रेशन के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अच्छा, टाइट्रेशन का टॉपिकल क्वेश्चन बेशक अगर ना भी करो तो रिसेंट ईयर्स के जो पेपर्स है ना उसमें टाइट्रेशन के क्वेश्चन आपने जरूरी करना है। सॉल्युबिलिटीज में क्या देखना है, सॉल्युबिलिटीज ऑफ सॉल्ट का जो टेबल था, जैसे ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर लेड टू क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, बेरियम। अच्छा, ऑल सल्फेट आर सॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर बेरियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, लेड टू सल्फेट। तो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स का टेबल था वो आपको रिकॉल करना है एटीपी के लिए। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से क्या मतलब है कि प्योर सब्सटेंसेस है फिक्स मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट, बस इतनी सी बात है, उसका आगे कुछ नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? चेंज ऑफ इट इज एट मेल्टिंग पॉइंट इज द टेंपरेचर एट व्हिच प्योर सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड। सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट क्या है? इट इज अ टेंपरेचर एट व्हिच प्योर लिक्विड बॉइल्स टू बिकम अ गैस। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड हैलोजेंस, ये मेरी अभी ये बात होगी। हैलोजेंस के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे पोटेशियम आयोडाइड है उसमें मैं क्लोरीन डाल दूं तो क्लोरीन बीइंग अ मोर रिएक्टिव हैलोजन इट विल डिस्प्लेस आयोडाइड आयन फ्रॉम पोटेशियम, तो पोटेशियम क्लोराइड बनेगा और एक्वस आयोडीन बन जाएगी। अब वो जो कलर है वो हमारा कलरलेस से ब्राउन हो जाएगा, क्योंकि जब एक्वस आयोडीन बनती है तो वो सोल्यूशन को ब्राउन कर देती है। तो ऑब्जर्वेशन के रिस्पेक्ट से इम्पोर्टेंट है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ बोथ मेटल्स एंड हैलोजेंस, ये रिकॉल कर लेना। टेम्परेचर चेंजेस ड्यूरिंग द रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक वाला, अगर किसी रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इट मींस वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कंडीशन अंडर विच आयरन रस्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए जो कंडीशंस हैं, जैसे आपके पास मॉइस्चर, वाटर या ऑक्सीजन से ऑक्सीजन चाहिए, तो वो कंडीशंस और रस्टिंग कैसे प्रिवेंट की जा सकती है, वन वर्ड आंसर आ सकता है कि सेक्रिफिशियल प्रोटेक्शन कर दे या पेंटिंग कर दे एक्सेट्रा। प्रोसीजर यूजिंग सिंपल अपैरेटस इन सिचुएशंस, ये जो लास्ट लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, प्रोसीजर यूजिंग सिंपल अपैरेटस इन सिचुएशन वेयर द मेथड मे और मे नॉट बी फेमिलियर टू द कैंडिडेट। मतलब कोई ऐसा अपैरेटस, पीस ऑफ अपैरेटस बना हुआ आ सकता है जो आपने पहले कभी नहीं देखा हो, लेकिन उसको वो डिस्क्राइब करेगा कि भाई इसमें हम कौन सा रिएक्शन कर रहे हैं और कौन सा अपैरेटस किस काम के लिए यूज हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि आपकी जो क्या कहते हैं नॉलेज है फ्रॉम जो आपने पढ़ा है थ्योरी में, वही चीज यूज होगी, बस थोड़ा सा उसको चैनलाइज करना पड़ेगा आपको। तो कोई भी नई चीज आपको एकदम से सामने दिख सकती है। नहीं, यूनिक ना लिखो, फिक्स लिख दो, एक ही बात है। हमाद ओ लेवल की क्लास है, एएस की बस शुरू कर रहे हैं अभी 5 बजे 15 मिनट। अच्छा जी, आगे आपके पास डायग्राम बनाने के लिए भी आ सकती है अपैरेटसेस की। मैंने अभी जो एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री का फर्स्ट हैंड आउट बताया उसको देख लेना, डायग्राम कैसे बनी हुई है। लेबल करने के लिए भी आ सकती हैं। इसके अलावा आधी डायग्राम बनी हुई, आधी आपने बनानी है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। कॉमन टेक्निक्स, जैसे अभी हमने डिस्टिलेशन की बात की, क्रोमेटोग्राफी की बात की, फिल्ट्रेशन की बात की, ये सारी चीजें आपके पास आपको मिलेंगी। उसके अलावा हैजर्ड और सेफ्टी प्रिकॉशन, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एसिड है, एसिड के साथ डील कर रहे हो तो इट इज कोरोसिव, तो उसके लिए फिर आप ग्लव्स पहनोगे, अदरवाइज यू मे बर्न ऑफ योर स्किन। जैसे पिपेट भर रहे थे तो आपको ने सेफ्टी बल्ब यूज करा हुआ है। अगर किसी चीज को हीट कर रहे हो, जैसे फ्लेम टेस्ट करेंगे या फिर हम लोग जो है कोई भी हीटिंग वाले काम इस तरह के कर रहे होते हैं जिसमें स्प्लैशिंग हो सकती है, तो हम लोग गॉगल्स यूज करते हैं।
ठीक है, लैब कोड यूज किया जाता है। तो ये हमारे पास प्रिकॉशंस हैं। डिस्क्राइब एंड इसी तरह जैसे अभी हमने वो फ्लेमेबल लिक्विड को हीटिंग वाला देखा था, तो उसका हैजर्ड क्या है कि फ्लेमेबल लिक्विड में कैचेस ऑफ फायर। तो उसके प्रिवेंशन क्या है कि आप वाटर बाथ में हीट करो या हॉट प्लेट पे हीट करो उसको। सही है। डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन टेक्निक्स यूज्ड टू इंश्योर एक्यूरेसी ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड डाटा। देखो, एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आप राइट पीस ऑफ apparatus यूज करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ यू नीड टू मेजर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एक्यूरेटली, सो द राइट पीस ऑफ apparatus वुड बी ब्यूरेट। तो वो अक्सर वो क्वेश्चन में ये कह देगा कि भाई स्टूडेंट हैज यूज्ड मेजरिंग सिलेंडर टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ liquid for 22 centimeter cube. So which other set of apparatus could be used in order to increase the accuracy of the measurement? So you would write कि he should use burette। इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसी तरह आप डाटा को और ज्यादा एक्यूरेट कैसे बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर मेजरिंग द रेट ऑफ अ रिएक्शन, और रेट ऑफ अ रिएक्शन में आपका आपने एक बार करा हुआ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म और उसके बाद आप दोबारा करो और 3-4 बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो, अलग अलग कंसेंट्रेशन पे अलग अलग रीडिंग्स लो और उनका एवरेज ले लो। तो अगर हम इफ वी सेट, देखो, एक्यूरेसी इंक्रीज करने के लिए या तो हम राइट पीट ऑफ apparatus यूज करेंगे और साथ में हम लोग क्या करेंगे, रिपीटेड रीडिंग्स लेंगे। more than once we will perform the experiment more than once and then we will take the average। जैसे वो टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं, टाइट्रेशन वाले क्वेश्चन देखे होंगे ना एटीपी के, तो उसमें हम हमेशा क्या करते हैं, एक से बल्कि 3 से 4 बार हम लोग जो है वो टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं डिफरेंट रीडिंग। तो उसमें से फिर हम लोग बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट चूज करते हैं और बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट का एवरेज लेते हैं। तो उससे एक्यूरेसी इंप्रूव होती है। सही है। पेल ग्रीन जो है ना वो गैस का कलर है, मैं सोल्यूशन का कलर बता रहा था आपको। पेल ग्रीन का आप लिखोगे कि पेल ग्रीन कलर डिसअपियर्स और सोल्यूशन टर्न्स फ्रॉम कलरलेस टू ब्राउन। अच्छा, उसके बाद प्लान एक्सपेरिमेंट्स एंड इन्वेस्टिगेशन, आइडेंटिफाई द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो देखो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है दैट यू आर चेंजिंग और यू आर कंट्रोलिंग। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है विच इज अफेक्टेड बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप खुद अपनी मर्जी से चेंज कर रहे हो, तो डिपेंडेंट वेरिएबल आप वैल्यू चेंज, इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होने की वजह से आप मेजर कर रहे हो। ठीक है। और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो एक्स एक्सिस पे होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। यूजुअली टाइम जो होता है ना वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक्सपेरिमेंट में टाइम ही जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, दैट डिपेंड्स। सही है। डिस्क्राइब एंड अच्छा, ये क्वेश्चन करेंगे हम लोग, एक पेपर करेंगे उस पर ये चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। डिस्क्राइब हाउ, अच्छा ये सारी जो है ना चीजें, ये कुछ चीजें ये हमारी ऊपर बात भी हो गई है, इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, खुद से पढ़ लेना सेफ्टी प्रिकॉशन वगैरह क्या चीज है। इसके अलावा कोई अपैरेटस पे रीडिंग लिखी हुई है वो पढ़ने के लिए आनी चाहिए। जैसे अभी मैंने ब्यूरेट की बताई थी, ऊपर पढ़ के देखी थी। और रीडिंग पढ़ने के लिए हाफ स्केल डिवीजन तक हम लोग जा सकते हैं। जैसे वो ब्यूरेट में देखा था 28.8 और 28.9 के बीच में मिनिस्कस आ रहा था, तो हम 20 तक पढ़ सकते हैं। सही है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए आते हैं, ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब ये कुछ हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं काम, कुछ एलई क्लासेस में एटीपी की वो आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएंगी। कुछ अभी हम 1-2 क्लासेस और करेंगे, उसमें ये सारी चीजें और डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज की क्लास का पर्पस ये था कि आपको ये पता लग जाए कि एटीपी के लिए अभी पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना। तो बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ना। आपने ये हैंड आउट जब भी मैंने भेजा, ये तो आप 1 घंटे या 1.5-2 घंटे में आज ही पढ़ सकते हो। इसमें जो चीजें पढ़ने वाली हैं वो कलेक्शन ऑफ गैसेस को देख लेना, क्रोमेटोग्राफी देख लेना, और ये जितने भी पीसेस ऑफ apparatus है ना इनको देख लेना एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री के हैंडआउट से। वैसे तो ये सारे पता ही होंगे। बाकी कुछ सेफ्टी हैजर्ड्स हैं, रिस्क हैजर्ड्स हैं, ये सी टेबल में मिल जाएंगे। वो एक बार देख लेना कि गॉगल्स कब यूज करने पड़ सकते हैं, ग्लव्स कब यूज करने पड़ सकते हैं, फ्लेमेबल लिक्विड को किस तरह से डील करना है, इलेक्ट्रिक हीटर भी उसका नाम होता है, नेकेड फ्लेम अवॉइड करना है, हॉट प्लेट का दूसरा नाम बता रहा हूँ। टेबल और डाटा क्या होता है, ग्राफ क्या होता है पता है, ग्राफ बनाए हुए हैं आपने मैथ्स में, वही सारी वही चीजें, बस लाइन ऑफ बेस्ट फिट देखेंगे हम किस तरह से बनती है।
बाकी रेट ऑफ अ रिएक्शन के ग्राफ जो थ्योरी में पढ़े थे वो एक बार रिकॉल कर लेना, वरना अदरवाइज ना भी करो तो ठीक है। लेबोरेटरी में जो गैसेज हैं, कौन सी गैस है, किस तरह से किस रिएक्शन से बनती है, और टेस्ट फॉर गैसेज तो आप याद करने की जरूरत नहीं है, वो आपको मिल जाएंगे। फ्लेम टेस्ट भी आपको मिल जाएगा, टेस्ट फॉर कैटाइन और एनाइन भी हमें मिल जाएगा। ठीक है, गैस को ड्राई कैसे करते हैं, किसी भी गैस को कलेक्ट कैसे करते हैं, तो ये वाला जो आपका है ना मेथड ऑफ ड्राइंग गैसेस या मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ गैसेस, तो इसको कल तक जरा एक बार पढ़ लेना, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग डायरेक्टली जम कर जाएंगे कुछ ईयर्स पे, पास पेपर्स पे। बस इसका और ये बाकी ये डिस्टिलेशन या आप चाहो तो यहाँ से पढ़ लो चाहे एक्सपेरिमेंट, अदरवाइज आई होप कि अभी बहुत टाइम तो नहीं हुआ पेपर 2 दिए हुए, तो ऑलरेडी आपको सारी चीजें आती होंगी। तो आज जरा 1.5-2 घंटे लगा के ये हैंड आउट पढ़ लेना, उसके बाद जो है कल से हम लोग कुछ टॉपिकल क्वेश्चंस करेंगे और फिर एक और क्लास में हम लोग कुछ एयरली करेंगे। दैट्स इट। तो सवाल है तो पूछ सकते हो, वरना भी जा सकते हो आप लोग।